तो दुनिया के सबसे विवादित और मशहूर हीरे की कहानी में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोहिनूर के उस खूनी और ऐतिहासिक सफर को खंगालेंगे जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और खाक में मिलते देखा है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या सच में किसी पत्थर के साथ कोई श्राप जुड़ा हो सकता है? खैर, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। कोहिनूर के साथ एक बहुत ही मशहूर किंवदंती जुड़ी है। कहते हैं कि जो भी पुरुष शासक इस पत्थर को अपने पास रखेगा, उसकी बर्बादी तय है। और यकीन मानिए, आज के इस ऐतिहासिक सफर में हम इस बात को बार बार सच होते हुए देखेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 793। जब ये हीरा पहली बार खोजा गया था, तब इसका मूल वजन लगभग 793 कैरेट था। मतलब आप सोच सकते हैं, ये कोई आम पत्थर नहीं था, बल्कि उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। और इसी विशाल आकार ने इसके उस रहस्यमय मूल्य और लोगों के पागलपन की नींव रखी। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी उत्पत्ति से। इस बेशकीमती पत्थर का जो लिखित इतिहास है ना, वो किसी खजाने के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहद पवित्र ईश्वरीय कलाकृति के तौर पर शुरू हुआ था। आज के आंध्र प्रदेश की कोल्लूर खदानों में मिलने के बाद काकतीय राजवंश ने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की आंख में जड़वा दिया। ये वो वक्त था जब ये हीरा शांति से मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था, इससे पहले कि हमलावरों की नज़र इस पर पड़ती। और फिर शुरू हुआ सत्ता का खूनी खेल। इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ दिखाता है कि सत्ता का हस्तांतरण कितनी तेजी से और हिंसक रूप से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हमला किया और फिर ये हीरा शुरुआती दिल्ली सल्तनतों के बीच एक शासक से दूसरे शासक तक कभी जबरन दी गई भेंट तो कभी लूट के माल के रूप में हाथों हाथ घूमता रहा। आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जहां बात आती है मुगल साम्राज्य की। अब ये हीरा मुगलों के पास पहुंचता है और मुगल सम्राट बाबर के इस बात पर ध्यान दीजिए, इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। पानीपत के युद्ध के बाद जब ये बाबर के हाथों में आया तो उसने अपनी किताब में इसका ये नाटकीय मूल्यांकन किया। ये सच में बताता है कि ये पत्थर कितनी अकल्पनीय दौलत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन यहीं से वो श्राप वाली बात सच होती दिखने लगती है। एक बड़ा ही अजीब सा पैटर्न है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन मुगल शासकों जैसे बाबर, हुमायूं और शाहजहां ने इसे अपने पास रखा, उन सभी को धोखे, बगावत या पतन का सामना करना पड़ा। इसके ठीक उलट महान सम्राट अकबर के पास ये हीरा कभी था ही नहीं और उनका शासन मुगल इतिहास का सबसे सफल और स्थिर दौर माना जाता है। अब इस बदलाव को देखिए। औरंगजेब ने इस हीरे को और भी चमकाने के लिए एक मशहूर जौहरी को काम सौंपा, लेकिन उस जौहरी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और हीरे का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। ये 793 कैरेट का हीरा घटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। असल में ये सिकुड़ता हुआ हीरा उस वक्त कमजोर होते मुगल साम्राज्य के लिए एकदम सटीक विजुअल रूपक का काम करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो हमें फारसी और अफगान युग की तरफ ले जाता है। मुगल अब तक कमजोर पड़ चुके थे। इसका फायदा उठाया ईरान के शासक नादिर शाह ने। उसने दिल्ली में खूब लूटपाट की और चालाकी से मुगल शासक की पगड़ी से इस हीरे को हथिया लिया। कहते हैं जब उसने इसकी चमक देखी तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकला कोहे नूर, यानी रोशनी का पहाड़। इस तरह इसे अपना ये मशहूर नाम मिला। लेकिन इसके बाद नादिर शाह खुद पागलपन का शिकार हुआ और मारा गया। इसके बाद ये हीरा पहुंचता है अफगानिस्तान। वहां इसकी क्या अहमियत थी, ये अफगान रानी वफा बेगम की इस काव्यात्मक अतिशयोक्ति से पता चलता है। मतलब खून खराबे के बीच ये सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और जादुई संपत्ति बन चुका था। चलिए अब चलते हैं चौथे पड़ाव पर, यानी भारत वापसी और सिख साम्राज्य। हुआ यूं कि अफगान शासक शाह शुजा को जब अपनों ने ही गद्दी से हटा दिया तो वो भागकर लाहौर आया। वहां महाराजा रणजीत सिंह ने उसे पनाह दी। इसके बदले में उसे खुशी खुशी कोहिनूर महाराजा को सौंपना पड़ा। शुरुआत में तो रणजीत सिंह ने खूब कामयाबी देखी, लेकिन श्राप वाली बात फिर लौट आई। अपने आखिरी दिनों में वो इतने बीमार हो गए कि बिस्तर से उठ तक नहीं पाए। महाराजा की मृत्यु के बाद तो जैसे सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बस कुछ ही सालों के अंदर हत्याओं का एक भयंकर सिलसिला चला। नतीजा ये हुआ कि इतना विशाल साम्राज्य सिर्फ 5 साल के एक बच्चे दिलीप सिंह और उसकी मां महारानी जिंद कौर के नाजुक हाथों में आ गया। और पंजाब की यही अफरा तफरी अंग्रेजों के लिए एक सुनहरा मौका बन गई।
अब अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को निष्पक्ष रूप से देखें तो एक बात साफ है, ये हीरा बेचा नहीं गया था। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा किया और एक बहुत ही सख्त लाहौर की संधि थोप दी। दबाव में इस हीरे को सरेंडर किया गया और फिर एक गुप्त समुद्री यात्रा के जरिए इसे महारानी विक्टोरिया के पास ब्रिटेन भेज दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, जब ये रोशनी का पहाड़ लंदन पहुंचा और लोगों को दिखाया गया तो उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्हें लगा इसमें वो चमक नहीं है। निराश होकर महारानी विक्टोरिया ने इसे फिर से कटवाने का आदेश दे दिया और इस तरह इसका वजन और भी कम हो गया। आज ये हीरा सिर्फ 105.6 कैरेट का ही रह गया है। यहाँ ब्रिटिश राज परिवार ने एक बहुत ही होशियारी का काम किया। सदियों के खून खराबे को देखते हुए उन्होंने जानबूझकर तय किया कि इस हीरे को केवल शाही महिलाएं ही पहनेंगी। उन्हें अच्छे से पता था कि इसे रखने वाले पुरुषों का क्या अंजाम हुआ है, इसलिए इस कथित दुर्भाग्य से बचने के लिए इसे हमेशा पुरुष उत्तराधिकारियों से दूर रखा गया। और अब बात करते हैं आज की हमारी आधुनिक कूटनीतिक लड़ाई की। आज ये हीरा एक बहुत ही तीखी भू-राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों ही देश औपनिवेशिक काल के न्याय के तौर पर इस पर अपना हक जताते हैं। लेकिन वहीं ब्रिटिश सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये उनकी कानूनी रूप से हासिल की गई विरासत है और इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। लेकिन इस कानूनी लड़ाई में एक हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब हम 2016 की एक घटना देखते हैं। भारत के ही एक सरकारी प्रतिनिधि ने सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी की कि ऐतिहासिक रूप से ये हीरा सिख साम्राज्य ने एक संधि के तहत सौंपा था, इसे सीधे तौर पर चुराया नहीं गया था। ये इस बात को दर्शाता है कि संधियों और युद्ध के कागजात असल में कितने पेचीदा होते हैं। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने है। क्या एक ऐसा पत्थर जो सदियों की जीतों, संधियों, धोखे और खून खराबे से होकर गुजरा हो, क्या वो कभी भी सच में सिर्फ किसी एक देश का हो सकता है? इतिहास का असली मालिक आखिर है कौन? इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।